आसमान में तमतमाया खड़ा था। जमीन पर पैर रखना भी जैसे आग पर चलने जैसा हो गया था। हवा नहीं थी, बस एक खामोशी जो गरीबों के घरों में पसीने की बू से भरी हुई थी। गांव के उत्तर छोर पर एक पुरानी झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, टूटे छप्पर के नीचे बैठा एक आदमी अपने बेटे की पीठ पर हाथ फेर रहा था। वह आदमी था हरीराम, गांव का सबसे ईमानदार, सबसे मेहनती लेकिन सबसे गरीब इंसान। ये सूरज हर रोज जैसे मेरी ईमानदारी को और भून देता है, लेकिन क्या करूं? माँ के संस्कार यही थे, जो भी मिले मेहनत से मिले, सच्चाई से मिले। तभी पानी का बोतल लेकर उसकी पत्नी आती है। थोड़ा पानी पी लो, आपका चेहरा तो लाल पड़ गया है। इतनी गर्मी में भी काम कर रहे हो आप। खेतों में केतारी तो बो दिया है, मीना पर पानी नहीं मिलेगा तो वह मुरझा जाएगा। आसपास की सभी नहरें, कुएं, तालाब सूख गए हैं। अब खेतों में पानी कहाँ से दूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं बगल के खेत में कुआं खोद लेते हो? अभी तो अप्रैल का महीना ही चल रहा है। मई जून में तो गांव की बची खुची नहरें भी सूख जाएंगी। तब क्या करोगे? उससे पहले ही कुआं की खुदाई कर लो। तुम सही कह रहे हो मीना, मैं कल से ही कुआं की खुदाई में लग जाता हूँ। उसी गांव में हरीराम का छोटा भाई रहता था, जो दूसरों से बेईमानी करके अपना महल जैसा घर खड़ा कर रखा था। जितना वह बेईमान था, उतना ही दिल का वह कठोर भी था। देख रमेश, गांव में सबसे बड़ा दूध का ठेका मैंने ले लिया है, और वो भी मिलावटी पाउडर से दूध बनाकर। कोई पकड़ नहीं सकता मुझे। पैसे कमाने का असली तरीका यही है, दिमाग, चालाकी और थोड़ी सी बेशर्मी। भाई, तेरा बड़ा भाई तो आज भी खेतों में खट रहा है। क्या कभी उसे अपनी तरह नहीं बनाया? वो बड़े भैया है, राम जैसा सीधा। कहते हैं हराम का पैसा घर में टिकता नहीं, पर देख निराधर तो महल बन गया है। आपने कभी अपने भाई से मदद क्यों नहीं मांगी? इतना पैसा है उसके पास। जो रिश्तों की लाज उतार दे। और वैसे भी मैं अपने बच्चों को सिखाना चाहता हूँ कि पसीने की कमाई में जो मिठास है, वो झूठ के पैसे में नहीं। बाहर तापमान अब भी कम नहीं हुआ, लेकिन हरीराम के माथे का पसीना जैसे उसकी सच्चाई का गहना बन चुका है। वह अपनी खेतों की तरफ अपनी फसल को देखने जा रहा था। तभी उसका छोटा भाई विक्रम उसे रास्ता में मिलता है। भैया, अब तू मान जा, ये जमाना ईमानदारी का नहीं रहा। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसे की बारिश है, और तू फटे कपड़े, सूखी थाली, तपती दोपहरी। तेरे पास सब कुछ है विक्रम, बस एक चीज नहीं है, चैन। तू अपने बच्चों को क्या सिखा रहा है कि झूठ बोलो, मिलावट करो और अमीर बनो। देख लेना, पैसा मिट्टी जैसा है, जब तक ऊपर है तब तक सिर ऊंचा, जब गिरा तो कीचड़ बना देगा। अगली सुबह हरिराम अकेला खेत के बीचों बीच एक फावड़ा लेकर कुएं की खुदाई में जुट जाता है। हर चोट के साथ मिट्टी उछलती है और उसके माथे पर पसीने की धार तेज होती जा रही है। वो मन ही मन बोलता है, अगर इस साल भी बारिश कम हुई तो फसल बर्बाद हो जाएगी। कुआं खुदाऊंगा, चाहे जान चली जाए, पर बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। दोपहर का समय, पास ही से एक चरवाहा गुजरता है जो हरीराम की हालत देखता है। हरीराम भैया, ये क्या कर रहे हो? सूरज सिर पर आग बरसा रहा है और आप अकेले खुदाई में लगे हो। कम से कम कुछ खा पी तो लो। समय नहीं है भाई, हर मिनट कीमती है। अगर ये कुएं अगले महीने तक न बना तो खेत मर जाएगा, और साथ में हम भी। चरवाहा सिर हिलाकर चला जाता है। कुछ देर बाद हरीराम की चाल लड़खड़ाने लगती है। कुछ घंटे बाद हरीराम धूप में बेहोश हो चुका है। उसका शरीर तप रहा है, होंठ सूख गए हैं, भावड़ा पास पड़ा है। मीना खेत के पास आती है, हाथ में पानी का बोतल लेकर। हरीराम जी, ओ हरीराम जी, हरीराम जी आँख खोलिए, देखिए मैं आई हूँ। आपने वादा किया था, सोनू को पढ़ाना है ना, उठिए ना। हरीराम की सांसें बहुत धीमी हो गई हैं। वह एक बार आंख खोलता है। मीना, कुआं बनाना है, सोनू भूखा ना रहे। कुछ नहीं चाहिए हमें, बस आप चाहिए। घर चलिए, मैं सब संभाल लूंगी। हरीराम की आंखें बंद हो जाती हैं, उसकी सांसें थम जाती हैं। मीना की चीख आसमान में गूंज जाती है। हरीराम की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी
और मीना की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो एक कोने में बैठी थी। गहरा सन्नाटा उसके चारों ओर पस रहा था। उस घर में अब वो आवाजें नहीं गूंजती थी जो हरिराम के होने का एहसास कराती थी। बेटे की छोटी छोटी बातें अब मीना के दिल को चलनी कर देती थीं। मैं हार नहीं मानूंगी हरीराम जी। आपकी मौत उस कुएं की खुदाई के कारण हुई है। मैं उसे पूरा करके ही रहूंगी। अगली सुबह मीना ने कुदाल उठाई और कुएं की तरफ चल दी। फिर उसने अधूरे कुएं को खोदना शुरू कर दिया। दिन रात एक कर दिए उसने। कई दिनों की मेहनत के बाद उसकी लगन रंग लाई और आखिरकार कुएं से पानी निकल आया। ये देखकर गांव वाले दंग रह गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि सच में पानी निकल आएगा। अब हरिराम का भाई विक्रम, उसके मन में तो जैसे लालच की आग लग गई। गीता, अब तो गांव में पानी की भारी समस्या हो गई है। कुआं भी सूख गया है। लोग एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। अगर मैं अब पानी का व्यापार शुरू कर दूं तो सोचो कितनी तगड़ी कमाई होगी मेरी। पर आप पानी की व्यापार कैसे करोगे जी? पानी तो कहीं पर भी नहीं है। दूर दूर तक कुएं, तालाब सब सूख पड़े हैं। तुम्हें पता नहीं क्या, मीना भाभी ने खुद अपने हाथों से कुआं खुदवाया है और उसमें से तो पानी भी निकल आया है। अब देखना मैं उस पानी से कैसे कारोबार जमाता हूँ। फिर विक्रम मीना का घर पहुँचता है और मीना से कहता है, भाभी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। सच कहूँ तो ये बात कहते हुए खुद ही अच्छा नहीं लग रहा है। वो कुएं वाला जो खेत है, दरअसल वो खेत बाबूजी ने मेरे नाम कर दिया था। शायद भैया ने आपको ये बात कभी बताई ही नहीं होगी। विक्रम जी, अगर वह जमीन आपकी थी तो बंटवारे में आपने उसे क्यों नहीं लिया? और भैया ने तो इस जमीन के बारे में मुझे कभी कुछ बताया भी नहीं। मुझे भरोसा नहीं होता कि वह जमीन आपकी है। मीना भाभी, भैया की हालत और गरीबी देखकर मैंने वो जमीन उन्हें रखने को दी थी, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि मुझे वो जमीन वापस लेनी पड़ेगी। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है तो देखिए, मैं वो कागज भी साथ लेकर आया हूँ। आप खुद ही देख लीजिए। देख लीजिए, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर यह कागज मैं आज अपने पास रख लेती हूँ और कल सुबह सबसे पहले मुखिया जी के पास जाऊंगी और यह कागज उन्हें दिखाऊंगी। ठीक है मीना भाभी, जैसी आपकी इच्छा। ऐसा कहकर विक्रम वाह से चला जाता है और अगली सुबह होते ही मीना कागज को लेकर मुखिया जी के पास जाती है। पर वह इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि मुखिया जी भी विक्रम से पैसा लिए हुए थे। मुखिया जी, यह कागज देखकर बताइए कि इस कागज पर क्या लिखा है। मीना, इस कागज पर यह लिखा है कि जिस खेत में तुमने कुएं की खुदाई की है वह खेत विक्रम का है। फिर मीना बड़ी उदास मन से वह कागज लेकर घर आ जाती है और आंखों में आंसू भरे अपनी मेहनत वाले कुएं विक्रम के हवाले कर देती है। और उधर विक्रम खुशी खुशी वह पेपर लेकर घर आ जाता है। अब देखो गीता, मैं पानी का व्यापार कैसे करता हूँ। गांव वाले तो एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं और मेरे जैसे को कहते हैं दिमाग वाला, समझी? दिमाग वाला नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं बेईमान वाला। ज्यादा अपने आप को होशियार मत समझो। आज जो तुमने इंजाब समाती साड़ी पहन रखी है ना, और होठों पर जो लाली लगा रखी है, वो सब इसी पैसे की वजह से है। फिर विक्रम अपने नौकरों से कहकर गांव में यह बात फैला देता है कि सुनो गांव वालों, आप लोगों की पानी की समस्या अब विक्रम भैया ने खत्म कर दी है। अब जिसे भी पानी चाहिए वह विक्रम भैया के कुएं से ले जा सकता है। पैसे दो और पानी लो। कौन बेच रहा है पानी? विक्रम कहता है कुआं उसका है और अब जो चाहे पैसे देकर पानी ले। अरे, ये तो वही कुआं है ना जो मीना ने अपने खून पसीने से खोदा था। हाँ भाई, उसी का है। उस बेचारी ने तो महीने भर तक अकेले खटखट करके गड्ढा खोदा था, न धूप की परवाह की न थकान की। और अब कोई और कह रहा है कि कुआं उसका है। ऐसा कैसे चलेगा भला? जब उसका पति मरा था तब मीना ने हिम्मत नहीं हारी, खुद मिट्टी ढोई, खुद पत्थर हटाए, तब जाकर कुआं खोदा और पानी निकला। अब ये विक्रम कैसे मालिक बन गया? ये बात जब मीना के कानों तक पहुंची तो उसके दिल को जैसे कुछ चीर गया। उसने जिस कुएं को खून पसीने से सींचा था, अब वही कुआं किसी और के लिए दौलत कमाने का जरिया बन गया है। पानी ले जाओ भाई, 10 रुपये में 30 लीटर पानी ले जाओ। पैसे दो, पानी लो, वरना प्यासे रहो। गांव वालों के पास कोई चारा नहीं था। खेत सूख रहे थे,
मवेशी प्यासी निगाहों से देख रहे थे और लोगों की मजबूरी विक्रम की जेब भर रही थी। इसी बीच एक दिन गांव में एक बूढ़े थके हुए साधु बाबा आए। उनके गले में माला, कमर में झोला और पांव में फटी हुई चप्पलें थीं। माथे पर भस्म था और आंखों में तेज, पर चेहरा पसीने और थकावट से ढका हुआ था। बाबा सीधे विक्रम के कुएं पर पहुंचे। बेटा, बड़ी प्यास लगी है, एक लोटा पानी दे दो, भगवान भला करेगा। भगवान भला तभी करेगा जब उसके पास पैसे होंगे। यहाँ पानी मुफ्त नहीं मिलता। 10 रुपए दो, पानी लो। मेरे पास कुछ नहीं है बेटा, बस एक लोटा पानी चाहिए। तो जा बाबा, बिना पैसे के पानी नहीं मिलेगा। यहाँ दया धर्म नहीं चलता, यहाँ सिर्फ सौदा होता है। बाबा का चेहरा उतर गया। वो चुपचाप वहां से चले गए। फिर वो अगले घर पहुंचे। बेटी, एक लोटा पानी मिलेगा क्या? बहुत प्यासा हूँ। माफ करना बाबा, अब तो हम खुद खरीद कर पीते हैं, तुम्हें कैसे दें? बाबा और आगे बढ़े, तीसरे घर गए। वहां भी वही जवाब मिला, पैसे दो, पानी लो। थके हुए पांव और टूटी हुई उम्मीदों के साथ बाबा अब गांव के सबसे गरीब घर की ओर बढ़े। वो था मीना का घर। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन दिल सोने जैसा था। मीना अपनी झोपड़ी में सूखी रोटी सेक रही थी। बाबा उसके पास पहुंचे। बेटी, एक लोटा पानी मिलेगा क्या? बहुत प्यासा हूँ। मीना ने बिना एक शब्द बोले अपनी टूटी बाल्टी उठाई और घर के कोने में रखे घड़े से आखिरी पानी लाकर बाबा के सामने रख दिया। बाबा, ये लीजिए, हमारे पास बहुत नहीं है, लेकिन जो भी है वो आपका है। बाबा ने कांपते हाथों से पानी लिया, पिया और आंखें बंद करके आकाश की ओर देखा। बाबा थोड़ी देर आंखें बंद करके कुछ मंत्र बुदबुदाते रहे, फिर अपना झोला खोला। झोले से उन्होंने एक छोटा मिट्टी का मटका निकाला जो लाल कपड़े से ढका हुआ था। बेटी मीना, तूने सच्चे दिल से एक प्यासे को जल पिलाया है। ये मटका मैं तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप देता हूँ। और बाबा, मुझे यह मटका नहीं चाहिए। मैं इसे रखकर क्या करूँगी? घर में तो कुछ सामान भी नहीं है, ये बस खाली ही पड़ा रहेगा। ये मटका सबको नहीं मिलता। जो ईमानदार होता है, दूसरों की भलाई करता है, सच्चे दिल से मेहनत करता है, उसे ही इसका अधिकार मिलता है। ये कोई साधारण मटका नहीं है, ये मेरी वर्षों की साधना का फल है। इससे जो भी मांगा जाएगा, पानी, दूध, अन्न, घी या और कुछ भी, अगर सच्चे दिल से मांगा गया हो तो मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, जब तुम्हारी मांग पूरी हो जाए तो इस लाल कपड़े से मटके को ढक देना, तभी ये रुक जाएगा, वरना यह मटका कभी नहीं रुकेगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मीना ने मटके को अपने पास रख लिया और इतना कहकर बाबा ने मीना के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। फिर धीरे धीरे ओझल हो गए। अगली सुबह मीना घबराते हुए मटके को देखती है, फिर हिम्मत करके कहती है, मटका, मटका, एक लोटा पानी दे दो। अचानक मटके के अंदर से छप छप की आवाज आने लगी और मटका पानी से भर गया। मीना की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। अब थक देती हूँ, बाबा ने यही कहा था। वो लाल कपड़ा मटके पर रख देती है और मटका शांत हो जाता है। अब रोज मीना जरूरत के अनुसार कुछ मांगती, दूध, आटा, दाल, और मटका हर बार उसे वही देता। धीरे धीरे गांव वालों को शक होने लगा कि मीना के घर में कुछ चमत्कार हो रहा है, पर मीना इसे छिपाकर रखती, किसी को नहीं बताती, क्योंकि बाबा ने कहा था, इसका उपयोग जरूरत के लिए करना, दिखावे के लिए नहीं। कुछ महीने बीते। अब मीना का घर पहले जैसा नहीं रहा। जहाँ पहले टूटा फूटा आंगन था, अब वहाँ पक्की ईंटों की फर्श बिछी थी। जहाँ एक कोना खाली पड़ा रहता था, अब वहीं एक बड़ी सी राशन की दुकान सजी थी। आटा, चावल, तेल, मसाले, दाल, साबुन, सब कुछ। गांव वाले अब हर सुबह लाइन लगाकर आते। कोई कहता, मीना बहन 2 किलो चावल देना, तो कोई कहता, थोड़ा तेल चाहिए आज। मीना बहन, जो सामान तुम देती हो वो तो सेठ की दुकान से भी सस्ता और बढ़िया होता है। और जो कुछ भी हो रहा है, राधा बहन, ये सब भगवान की ही कृपा है। बहन मीना, तुम्हारे पति बहुत ही ईमानदार इंसान थे।
सब गांव वाले आज भी उन्हें याद करते हैं। और तुम्हारे देवर विक्रम उतना ही बेईमान निकला, इसलिए देखो उसका व्यापार ठप हो गया है। बेईमानी का फल तो मिलता है बहन, पर कड़वा ही होता है, और ईमानदारी का फल भले देर से मिले पर अंधेर नहीं होता। ये सब औरतों की बातें विक्रम दूर खड़ा चुपचाप सुन रहा था। जैसे जैसे शब्द उसके कानों में पड़ते गए, उसके भीतर की जलन बढ़ती गई। आजकल मीना भाभी के बहुत चर्चे हो रहे हैं और मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। क्यों ना हम मीना भाभी की दुकान में ही आग लगा दे। ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। उसी रात ईर्ष्या की आग में जलता हुआ विक्रम चुपके से मीना की दुकान में आग लगा देता है और जैसे कुछ हुआ ही न हो चुपचाप घर जाकर सो जाता है। सुबह होते ही पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। सब कुछ जलकर राख हो गया था। अनाज, मसाले, फर्श, दीवारें। जब मीना को इस बात की खबर मिली तो मीना बहुत ही उदास हो गई। तभी उस मटके के पास बैठकर गई और आंखों से आंसू बहने लगे। मीना की आंखों में आंसू देख मटके को बर्दाश्त नहीं हुआ। तभी उस मटके से आवाज आता है, क्यों रो रही हो? मैं हूं ना। हिम्मत मत हारो। जो तुम्हें चाहिए वह फिर से मुझसे मांग सकती हो और आगे अपना रास्ता बना सकती हो। जो जैसा करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। यह सुनते ही मीना को एक उम्मीद की किरण नजर आई और उसने फिर से अपना राशन का व्यापार शुरू कर दिया। मीना का इतनी जल्दी दुकान खोल लेना विक्रम को अंदर तक झकझोर गया। वह मन ही मन सोचने लगा, आखिर में यह मीना भाभी ऐसा क्या करती है कि तुरंत ही अपना राशन का व्यापार चालू कर लेती है। अब तो और भी गांव वाले मुझे ताना देंगे। मुझे इसका पता लगाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। विक्रम गुस्से में मीना की जासूसी करने का फैसला करता है। रात के समय विक्रम अपने गमछे से मुंह ढककर मीना के घर की खिड़की से झांकता है। अंदर मीना घड़े के सामने बैठी होती है। मटका मटका, 2 बोरी चावल दे दो। मटके से बोरी भर चावल निकलता है। विक्रम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मैं भी कितना मूर्ख था। मुझे जड़ तक पहुंचना था और मैं सिर्फ ऊपर ही देखकर दुकान को जला डाला। जड़ तो यह मटका है, तो राज इस मटके में है। जो मांगो वो देता है। अब ये मटका हमारा होगा। वो खिड़की से अंदर आता है और मीना के आंगन में चुपके से मटका चुरा लेता है। विक्रम मटका लेकर घर पहुंचता है और अपनी पत्नी बेटे को जगाता है। जल्दी उठो, अब हमें इस गांव से जाना है। हमारे पास अब बिना मेहनत किए सब कुछ होगा। ये देखो मटका। अरे ये मटका लेकर क्या करोगे? अचार लगाओगे क्या? अरे पगली, पहले चलो हमारे साथ, फिर मैं तुम्हें सब बताऊंगा। अरे इतनी रात में कहाँ लेकर जा रहे हो? पहले मुझे बता भी तो दो कि बात क्या है। तुम बोलती बहुत ज्यादा हो। थोड़ी देर सब्र करो, मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगा। कुछ दूर चलते ही वह लोग तालाब के पास पहुंच जाते हैं। विक्रम, उसकी पत्नी और बेटा नाव में बैठते हैं। मटका उनके पास रखा है। नाव धीरे धीरे बह रही है और दूसरी तरफ एक नया गांव दिखाई देने लगता है। विक्रम बैठे बैठे सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। क्या जी, इस मटके से सच में सब कुछ मिलेगा? कहीं तो मजाक तो नहीं कर रहे? हाँ देखो, अभी मटका 5 बोरी चावल दे दो। मटके से चावल निकलने लगते हैं, फिर आइसक्रीम निकलने लगती है। अब चावल और आइसक्रीम से नाव भरने लगती है। तभी पत्नी बोलती है, अरे अब तो नाव भारी हो रही है। विक्रम, बंद करो इसे, बहुत हो गया। पानी अंदर आ रहा है और आइसक्रीम भी पिघल रही है। रुक जा मटका, बस कर। बंद हो जा, बस कर। मटका नहीं रुका, क्योंकि उसे लाल कपड़े से ढका नहीं गया था। अब चावल, आइसक्रीम सब कुछ गिरने लगा और नाव डूबने लगी। विक्रम और उसका परिवार पानी में डूबते दिखाई देने लगे।
विक्रम के लालच की वजह से उसे और उसके परिवार को अपनी जान गंवानी पड़ी। मीना मेहनती और ईमानदार थी। भले ही मटका अब उसके पास नहीं था, लेकिन आज तक मटका ने जो भी दिया था, मीना ने अपनी मेहनत से उसे दुगना कर दिया था और खुशी से जीने लगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है।